क्या होता है? आ जाओ थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले इसमें से ये वर्ड्स देखो बेटा, धारित्र, इसका मतलब क्या है? किसी चीज को धारण कर रहा है ना? तो यानी कि बेटा यही है, संधारित्र का मतलब क्या है? धारण करना। अब इसको पूछो क्या धारण करना, तो ये बोलेगा सर आवेशों को धारण करना। क्या करेगा? आवेशों को धारण करेगा। यानी कि साथियों एक ऐसी युक्ति होगी जो क्या कर रही होगी? मेरे आवेशों को धारण कर रही होगी। ठीक है? अच्छा, सर करेगी कैसे? तो जैसा कि आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भई आवेश किसी के अंदर होंगे, वो कब नहीं दौड़ेंगे, है ना? यानी कि कब गति नहीं करेंगे? वो तभी गति नहीं करेंगे जब इन दोनों का विभव क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बेटा यहीं से क्या हुआ? इस संधारित्र युक्ति का जन्म होता है, क्योंकि ये यहाँ से धक्का देगा वोल्टेज और ये यहाँ से। इसीलिए मैं हर चीज़ को लाइन से पढ़ाता हूँ, ठीक है? चलिए, यानी कि मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ पर भी एक चालक होगा और यहाँ पर भी एक चालक होगा और स्वाभाविक तौर पर जहाँ पर भी चालक होगा, वहाँ क्या होगा? आवेश का जन्म होगा और आवेश जहाँ आ जाएँगे, अगर वो धारण हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो संग्रहित हो रहे हैं, तो बेटा वो युक्ति क्या कहलाएगी? संधारित्र, है ना? यानी कि संग्रहित होना। ठीक है? तो आई होप थोड़े तौर पे मैं आपको समझा पाया हूँ कि इसका शब्द का मतलब क्या है। अब जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे आपको आईटीआई दृष्टि से महत्वपूर्ण सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी और ये जानकारी आपको आगे तक ले जाएगी। सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जब इलेक्ट्रीशियन बनेंगे तो आप क्या है पंखे को रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी कैपेसिटर आएगा। आप जब रेडियो चलाएँगे तो बेटा वहाँ पर भी कैपेसिटर आएगा और हर छोटी-छोटी जानकारियाँ महत्वपूर्ण है और अंत में मैंने एक टेबल लगाई है जो कि आपके निमी आधारित टेबल है क्योंकि इनका डेटा हर जगह अलग-अलग होता है ना? तो सबसे बेस्ट जो रेटिंग का डेटा आता है वो निमी का आता है जो मैंने आपके लिए ले रखा है। ठीक है? तो शुरू करते हैं साथियों हमारा संधारित्र का विषय। आ जाओ। ये लीजिए साथियों संधारित्र। जैसा कि मैंने बताया संधारित्र का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। क्या धारण करने वाला? आवेशों को धारण करने वाला। तो ये क्या है? ये वह युक्ति है जो आवेशों को धारण करती है। ठीक है बेटा? तो लिखो पहला, यह युक्ति क्या करती है बेटा? क्या करती है बेटा? धारण करती है। धारण करती है। सर ये दिखती कैसे है? 1 मिनट बताता हूँ बेटा। तो सबसे पहले इसका प्रतीक जानिए साहब। इस युक्ति का प्रतीक, इस युक्ति को किससे दर्शाते हैं बेटा? अंग्रेजी के सी से दर्शाते हैं। इस युक्ति को सी से दर्शाते हैं। अब कोई आपको पूछेगा कि इसका प्रतीक क्या होता है? तो बेटा इसका प्रतीक यहाँ कहें सिंबल इसका प्रतीक क्या होता है बेटा? इस तरह से बनता है। ये देखिए। होता है। यानी कि सर आपने हमें बताया संधारित्र एक युक्ति है जो धारण करती है, क्या करती है? आवेशों को धारण करती है और उसका प्रतीक ये होता है और उसको सी द्वारा दर्शाया जाता है। तो आखिर में इसकी परिभाषा क्या है? तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 चालकों को यदि अचालक माध्यम से अलग कर दिया जाए तो वो संधारित्र बन जाता है। सर कैसे? जैसे कि ऊपर बादल और नीचे पृथ्वी और बीच में क्या है? आवेश है ना? तो बेटा ये भी क्या है? एक संधारित्र है। बहुत बढ़िया। जैसे 2 टावर है, दोनों में तार लटक रहे हैं तो बेटा उनके मध्य में भी क्या हो रहा है? उनके मध्य में भी क्या हो रहा है? संधारित्र बन रहा है। और सर कहाँ बनता है? हर जगह संधारित्र बनता है क्योंकि मैंने इसीलिए पढ़ाया था चालक कुचालक, वहां पे मैंने पढ़ाया था हवा और हवा भी क्या है बेटा? एक अचालक है ना? यानी कि 2 बॉडी यानी कि 2 लोगों के बीच में भी बेटा कैपेसिटेंस बनता है ना? चलिए आ जाओ जानते हैं। बहुत अच्छे। तो बेटा सबसे पहले इसकी परिभाषा जाने। परिभाषा, 2 चालकों को 2 चालकों को अचालकों यानी कि अब चालक अचालक आप जानते ही हैं, ठीक है? 2 चालकों को अचालकों के माध्यम द्वारा माध्यम द्वारा अलग कर अलग कर निर्मित युक्ति को कहा का निर्मित युक्ति को क्या कहा जाता है साथियों? संधारित्र कहा जाता है और ये क्या करती है? आप सभी जानते हैं। संधारित्र कहा जाता है। चलिए इसको अब थोड़ा प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये देखो, ये आपका क्या है बेटा? मानो एक चालक है और ये दूसरा चालक है और इसके मध्य कुछ नहीं है तो हवा तो है।
भाई किसी के मध्य कुछ नहीं होता तो हवा होती है, तो बेटा हवा भी क्या है, अचालक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अचालक डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये है ही बेटा, यहाँ पर ये भी क्या है, चालक, और ये भी क्या है बेटा, चालक। चालक वही होता है जो धातु का धारा प्रवाह करते हैं, और बीच में क्या है बेटा, अचालक माध्यम होता है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, अचालक, है ना, आ जाएगा। जैसे मान लिया अचालक की जगह मैंने वायु ली है, तो बेटा वायु संधारित्र हो जाएगा। अगर अचालक की जगह मैंने तेल लिया है तो तेल संधारित्र हो जाएगा। अचालक की जगह रबड़ लिया है तो रबड़ संधारित्र होगा। और मान लो आपका नाम मुन्नू है और मुन्नू एक अचालक है, तो बेटा ये मुन्नू संधारित्र हो जाएगा। क्या समझे कि दो चालकों के मध्य यदि किसी अचालक को डाल दिया जाए तो क्या बनता है, संधारित्र, है ना, समझ गए, ठीक है। अब ये युक्ति क्या करती है, अब इसने क्या इकट्ठा किया है, आवेशों को इकट्ठा किया है, और आवेश हमेशा क्या आती है, विद्युत। तो बेटा ये कौन सी युक्ति है, विद्युतिक युक्ति है। और विद्युतिक कौन सी, निष्क्रिय विद्युतिक युक्ति है। अब आपको सक्रिय निष्क्रिय मैंने पढ़ा चुका हूं, तो अब आप जान पा रहे हैं ना, आ जाओ आराम से। तो यह एक निष्क्रिय, यानी कि निष्क्रिय, बेटा इसके लिए आप डीसी थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, है ना, अच्छे से पढ़ना। यह एक निष्क्रिय, यानी कि जो खुद की ऊर्जा नहीं इकट्ठी करती, ये दूसरों से लेती है ना, तो यह एक निष्क्रिय वैद्युतिक युक्ति है, वैद्युतिक युक्ति है। आवेशों को संग्रहित करती है या इकट्ठा करती है, संग्रहित करती है। मैं अच्छे से आपको शुरू से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब सबसे पहली बात आता है कि विश्व का पहला कैपेसिटर किसने बनाया था, तो बेटा एक हमारे वैज्ञानिक थे नीदरलैंड के, पीटर फॉन ने, उन्होंने बनाया था। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और किसी भी परीक्षा में आ सकता है, तो मैं स्टार लगा देता हूं, है ना। तो पहला प्रश्न आएगा, विश्व का पहला कैपेसिटर, ये वैसे मैं फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं ना आपको, हाँ बिल्कुल, इसलिए लाइन से पढ़ा करो बेटा। पहला कैपेसिटर नीदरलैंड के, जैसे हमारा भारत देश है ना बेटा, वैसे नीदरलैंड भी एक देश है, नीदरलैंड जिसे हॉलैंड कहते हैं। तो नीदरलैंड के एक प्रोफेसर थे, एक कौन थे बेटा, प्रोफेसर कौन होते हैं, जो पढ़ाते हैं ना। नीदरलैंड के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पीटर फॉन मुश्केबुर्ग। उन्होंने क्या बेटा, क्या नाम है, पीटर फॉन, आपको पीटर फॉन याद रखना बेटा, पीटर फॉन मुश्केबुर्ग, मुश्केबुर्ग, है ना बेटा, ये इनका नाम था, है ना। इनके द्वारा किया गया, मुश्केबुर्ग द्वारा किया गया। आप केवल पीटर फॉन भी याद रखेंगे तो बेटा सबसे आगे होंगे, क्योंकि ये किसी को नहीं आता, ठीक है, द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए ये अपने इसके लिए, अब देखो ठीक है। अब जो बेटा जो आवेश इसके मध्य इकट्ठे हो रहे हैं, जो आवेश इसके मध्य इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, उन्हें क्या कहेंगे, संचित, क्योंकि संचय हो रहे हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे बेटा, संचित या फिर परावैद्युतांक क्षेत्र। अब परावैद्युतांक क्यों कहेंगे, तो आवेश या फिर परावैद्युतांक आवेश। तो बेटा क्या लिखोगे यहाँ पर, संचित आवेश सदैव परावैद्युतांक या फिर चालकों के बीच में होते हैं। लिखो बेटा अगला पॉइंट, संचित आवेश यानी कि जो आवेश इकट्ठे हो रहे हैं, संचित आवेश यानी कि आवेश इकट्ठा कहां होंगे, संचित आवेश सदैव चालकों, अब ऐसा नहीं कि लकड़ी के बीच में इकट्ठे किए, नहीं होंगे बेटा, चालक चाहिएगा वहां पर। संचित आवेश सदैव चालकों या परावैद्युतांक, परावैद्युत क्षेत्र में किया जाता है, क्षेत्र में, भाई चालक को ही बोला जाता है बेटा, परावैद्युत क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि संचित आवेश कहां होंगे, आपको कभी कभी नाम होता है ना परावैद्युत क्षेत्र, बेटा कुछ नहीं होता, चालक के बीच का माध्यम होता है, ठीक है। चलिए बहुत सही, ठीक है। अब संधारित्र में कुचालक क्या क्या डाल सकते हैं, जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको क्या बताया कि अगर वायु डालोगे तो वायु, माइका डालोगे तो माइका, एबोनाइट डालोगे तो एबोनाइट। इसका मतलब इसमें कौन कौन सा माध्यम हो सकता है, तो बेटा संधारित्र में कुचालक के रूप में, संधारित्र में कुचालक के रूप में, कुचालक के रूप में बेटा क्या क्या हो सकता है, माइका हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है, वायु हो सकता है, और क्या हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, एबोनाइट हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है, ये सारे है ना, एबोनाइट इत्यादि इत्यादि। और एबोनाइट क्या होता है, ये मैंने आपको किसमें बताया था, चालक कुचालक अर्धचालक के चैप्टर में। इसलिए बेटा सब चीजों को पकड़ो, क्योंकि बारीक चीजों को पकड़ोगे तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनती है ना। एरोप्लेन डायरेक्ट नहीं बनता है, एरोप्लेन में छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं, तो बेटा पहले वो बनते हैं, है ना, तो ये वो पार्ट्स हैं, ठीक, समझ गए। अच्छा तब एक क्वेश्चन आता है कि बताओ संधारित्र का ताप गुणांक क्या है, तो बेटा आप नहीं बता सकते, लेकिन आप ये बता सकते हो कि संधारित्र के प्लेटों का ताप गुणांक क्या है। क्यों, क्योंकि प्लेटें तो चालक की है, ये स्वाभाविक सी बात है। आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना बेटा, किसी भी परीक्षा में आएगा, संधारित्र की प्लेटों का, प्लेटें कौन सी, बाहर वाली प्लेटों का
संधारित्र की प्लेटों का ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक बेटा कैसा होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। सब पढ़ा है ना? अब अच्छा लग रहा है? ठीक है, बहुत सही। ऐसे ही कनेक्टिविटी बनती है बेटा। अब धनात्मक ताप गुणांक का मतलब क्या होता है? यदि भाई पीटीसी का मतलब क्या होता है? पीटीसी का मतलब क्या होता है? धनात्मक। और बेटा इसका मतलब क्या होगा? यदि आपका तापमान बढ़ेगा तो बेटा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये क्या है बेटा? चालकता। मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये क्या है बेटा? चालकता। चालकता क्या होती है? सिग्मा। तो स्वाभाविक सी बात है, ये इसका उल्टा होता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत सही। ठीक, चलिए। तो ये थी बेटा आप इसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारियां। ठीक है जब आप इतना जान चुके हैं तो अब आप जानने की कोशिश करेंगे सर इसकी इकाई क्या होती है ना? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, इसकी इकाई हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, इसकी इकाई जानने की कोशिश करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारे, और इसकी विमा जानेंगे, है ना? ठीक है, तो संधारित्र की इकाई, संधारित्र की इकाई। अच्छा, संधारित्र की इकाई, आ जाओ बेटा आपको पता है बेटा संधारित्र की इकाई क्या है? फैराड। बिल्कुल सही है, फैराडे नहीं है बेटा, फैराडे है चार्ज की इकाई। ये क्या है? फैराड। तो बेटा इसकी एसआई इकाई इसकी एसआई इकाई यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल इकाई बेटा क्या है? फेरा फैराड होती है ना? फैराड होती है। अब बेटा इसका सूत्र क्या होता है? आइए जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बेटा, देखो आपको मैंने हर चीज बार एक ही बताता हूँ कि बेटा आपको ऐसे ही याद रखना है। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। और बेटा क्यू बराबर ही क्या होता है? सी वी। इस तरह से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ से तीसरा फॉर्मूला देखो, क्यू बराबर क्या होता है? सी इंटू वी। ठीक है, और यहीं से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ से लिखेंगे सी बराबर क्यू बटे में वी। बेटा ये सी है ना, ये आपकी क्या है? धारिता है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जहां जहां सी क्या है? आपकी धारिता। और बेटा धारिता की इकाई क्या होती है? फैराड। क्या होती है? फैराड। अब देखो बेटा, Q बराबर क्या है? आवेश। और आवेश की इकाई क्या है? कूलम, है ना? और V बराबर क्या है आपका? V बराबर है विभव, जिसकी बेटा इकाई क्या है? वोल्ट है। ठीक है साथियों, चलिए तो यहां से इसकी इकाई क्या हो जाएगी? आवेश प्रति वोल्ट। आवेश प्रति वोल्ट। और बेटा इसी को आप इसके अलावा और क्या लिख सकते हो? इसके अलावा लिख सकते हो फैराड। क्या लिख सकते हो? फैराड। मैं यहां से फिर भी लिख देता हूं बेटा, एक फैराडे का मान, ताकि कंफ्यूजन न हो। ये एक फैराडे है बेटा। एक फैराडे किसका होता है? बड़े मान के चार्ज की इकाई। बड़े मान के चार्ज की इकाई, है ना? यानी कि जब चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, उसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। ध्यान में रखो बेटा। ठीक, चलिए तो इस तरह से बेटा आप जानने की कोशिश करते हैं क्या? इसकी इकाई। अब इसका मतलब क्या होता है? आखिर एक फैराडे का मतलब क्या है? आ जाइए इसको जानते हैं। देखो बेटा, एक फैराडे का मतलब क्या है? यदि 1 वोल्ट के सापेक्ष 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए तो बेटा वह क्या होता है? वह क्या होता है? वैद्युतिक रूप से 1 फैराडे कहलाता है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? क्या है? 1 फैराडे, 1 फैराड सॉरी। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि यदि 1 वोल्ट 1 वोल्ट किसी चालक में 1 कूलम 1 वोल्ट किसी चालक में 1 कूलम आवेश को त्वरित करे, यानी गति कराए, आवेश को धारित करे, है ना? धारित करे तो बेटा वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है बेटा? एक फैराड कहलाता है। कहीं से नहीं बेटा, इसके सूत्र से निकला है। एक फैराड कहलाता है। आइए जानते हैं कैसे। देखो बेटा, आपको 1 फैराडे चाहिए, है ना? यानी कि 1 फैराडे, तो बेटा ये क्या होता है? Q बटे में V। जब Q का मान भी क्या होगा बेटा? 1 कूलम। और इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो गया बेटा 1 वोल्ट। तो यहाँ से मेरा सीधा सा आंसर निकल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अक्सर बेटा इसमें एग्जाम में पूछा जाता है इसकी एक सीजीएस इकाई क्या होती है? तो बेटा वो क्या होती है? वो हम जानते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। इसकी 1 फैराडे की सीजीएस इकाई जानते हैं बेटा। तो 1 फैराड कितना होता है? 9 × 10⁻⁻16। ये आप सभी जानते हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि बेटा ये जो फैराडे होता है ना, बहुत बड़े मान की इकाई होता है ना? सबसे पहले इसकी विमा निकाल लेते हैं। आ जाओ। संधारित्र यानी कि धारिता की विमा। धारिता की विमा, देखो बेटा निकालते हैं धारिता की विमा कैसे निकालते हैं। और विमा हमेशा एम, एल और टी में निकालते हैं ना बेटा? विमा हमेशा किस में निकालते हैं? आप एम, एल और टी में निकालते हैं। ठीक है, चलिए अभी निकालते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं सी बराबर क्या होता है? Q बटे में V। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। Q बराबर क्या होता है? आई टी आप सभी जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और V बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है? W बटे Q। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो यहां से फिर से मैं लिखूंगा ये आई टी, और ये जो W है ना, इसको मैंने लिखा W,
और ये क्या है बेटा क्यू, क्यू का वैल्यू क्या होता है आई इंटू टी, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो बेटा यहाँ से क्या आ गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला गया और डब्ल्यू आ गया बेटा ये, है ना। और कार्य की विमा बेटा आप सभी को याद होनी चाहिए कि बेटा कार्य क्या होता है, देखो बेटा डब्ल्यू बराबर क्या होता है m1l2 t माइनस 2, बेटा ये तो आपको याद ही होनी चाहिए नींद में, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ रखो बेटा, तो c बराबर क्या है, ये हो गया आई स्क्वायर और टी स्क्वायर और ये क्या हो गया m1l2 t माइनस 2। तो यहाँ से बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको देखोगे, देखो ये m चला जाएगा ऊपर, तो नीचे प्लस का 1 है तो ऊपर जाके माइनस का 1, तो बेटा m माइनस 1, ठीक है। देखो एक L2 ये रहा, ऊपर L है क्या, नहीं है, तो बेटा L माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है टी, ये क्या है टी, एक टी स्क्वायर नीचे है तो ऊपर फिर से टी है, तो बेटा एक टी ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और ये स्क्वायर यानी कि टी4 है ना, और लास्ट में आई है तो आई भी एक मूल मात्रक है तो आई स्क्वायर, ये आपका क्या है बेटा संधारित्र का मात्रक होता है, ये आपका संधारित्र का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह आपने क्या है कैपेसिटेंस की विमा याद कर ली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद करना है, फिर भी एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ बेटा, अगर नहीं याद कर पाओ तो इस साधारण से मेथड से आप निकाल सकते हो। आपको यहाँ क्या जानकारी होनी चाहिए कि आपको नींद में भी डब्ल्यू का मान याद होना चाहिए, कार्य की विमा ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि फेराडे क्या होता है, बड़े मान की इकाई होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। उसी तरह बेटा ये फेराड भी होता है ना, ये बहुत बड़े मान के लिए दिया जाता है और इतने कैपेसिटर का मान हमारे काम का नहीं है। आपको पता है हम जो घर का जो पंखा भी चलाते हैं बेटा वो 2 से 3 माइक्रो फेराड का होता है और बड़ी-बड़ी मशीनें भी चलाते हैं ना वो भी 120 माइक्रो फेराड की होती है, यानी कि ये फेराड बहुत बड़ा होता है। तो बेटा क्योंकि ये फेराड बहुत बड़ा होता है इसलिए हम इसका मान किस में देते हैं, माइक्रो में, नैनो में, पिको में, इन तरह के मानों में देते हैं, ठीक है। समझ गए, तो लिखो बेटा आगे पॉइंट, महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या लिखोगे बेटा, क्योंकि संधारित्र में फेराड क्या होता है बेटा बहुत बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि संधारित्र में संधारित्र में फेराड फेराड बहुत बड़ा मात्रक होता है। बहुत, कैसे पता चला अभी बताते हैं, बहुत बड़ा मात्रक होता है। एग्जाम्पल भी लिख दो ताकि याद रहे, होता है क्योंकि, होता है जैसे, जैसे घरेलू पंखे में कितना होता है, पंखे के अंदर कितना होता है, तो आप सभी को पता है पेपर प्रकार का होता है, यहाँ लिख देता हूँ पेपर प्रकार का, है ना, और पेपर की जगह पूरा लिखो तो बेटा ऑयल पेपर प्रकार का, ऑयल पेपर प्रकार का होता है। और आपको जानकर खुशी होगी बेटा इसका मान बहुत कम होता है, कितना होता है 2 से 5 माइक्रोफेराड होता है ना। अब देखो आ गया ना माइक्रो, और माइक्रो में पढ़ा चुका हूँ 10 की घात -6, ठीक है। उसी प्रकार बेटा आप बड़ी मशीनें जो होती है ना, बड़ी मशीनें जो पावर फैक्टर बढ़ाती है बेटा उसमें भी कितना होता है, बड़ी मशीनों में लगभग कितना होता है 200 माइक्रोफेराड तक होता है ना, होता है। अतः हम क्या करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं छोटे मान में इसको प्रदर्शित करते हैं। अतः व्यावहारिक रूप में बेटा हम छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। अतः व्यवहारिक यानी कि व्यवहार में, ठीक है, यानी कि दिनचर्या में या रेगुलर यूज में। अतः व्यवहारिक तौर पर हम छोटे मान को लिखते हैं, छोटे मानों को लिखते हैं। अब वो छोटे मान कैसे क्या क्या होते हैं, अब देखो बेटा इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, याद रहे। एक क्या, एक तो होता है बेटा माइक्रो में, तो हम जहां पे भी बेटा ये होता है ना माइक्रो फेराड, इसका मतलब क्या है, ये माइक्रो, इसका मतलब होता है बेटा 1 इंटू, और माइक्रो को लिखते हैं 10 की घात -6 फेराड। समझ गए। अब कोई बोले 10 तो इसका मतलब 10 माइक्रो फेराड। और क्या होता है, 1 नैनो फेराड, 1 इंटू 10 की घात -9 फेराड, है ना। और बेटा इसी तरह एक और क्या होता है, पिको फेराड, 1 पिको फेराड, बेटा ये क्या होता है इंटू 10 की घात -12 पिको फेराड। अब 50 हो तो 50, इस तरह से बेटा अलग अलग मानों को लिखा जाता है। अब देखो बेटा इस संधारित्र में क्या होती है, क्या इकट्ठी होती है, आवेश। तो बेटा उस आवेश में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में, उसका सूत्र पढ़ेंगे और किस फॉर्म में होती है वो लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ बेटा, संग्राहित में ऊर्जा स्थिति, संधारित्र में संग्रहित संग्रहित ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, आ जाओ जानते बेटा। सबसे पहले तो बेटा संग्रहित में इकट्ठे क्या होते हैं, आवेश, और उसमें ऊर्जा किसमें होती है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में। तो पहला क्या लिखोगे बेटा संग्रहित में संग्रहित ऊर्जा क्या होती है बेटा, स्थिर विद्युत क्षेत्र में। तो इसमें जैसे इंडक्टर में क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ होती है स्थिर विद्युत में। इसमें संग्रहित ऊर्जा बेटा किसमें होती है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में होती है, स्थिर विद्युत क्षेत्र में। स्थिर विद्युत क्यों, क्योंकि चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, और चार्ज क्या है स्थिर है, इसलिए स्थिर विद्युत क्षेत्र में होती है, क्षेत्र में होती है।
ठीक है, समझ गए बेटा? आराम से समझ गए, आराम से इसको देख लो, ठीक है बेटा? अच्छा, इसके लिए सूत्र क्या होता है? तो इसके लिए बेटा सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बेटा E बराबर, और E कौन सा? इसी, तो बेटा इधर लिखो इसे, यानी कि ऊर्जा को इसे इसी से दर्शाते हैं, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, यानी कि मैं कह सकता हूँ EC बराबर क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। बेटा कभी-कभी आपको और दूसरे फॉर्मूले भी दे सकता है, तो ध्यान रखना बेटा, इधर आओ। क्यों? आपको क्या पता है Q बराबर क्या होता है? CV होता है कि नहीं? अब देखना, यहाँ Q के टर्म में लिखना है, तो मैं अगर यहाँ पे C का बोलूँ तो बेटा C क्या हो जाएगा? Q बटे में V होगा। तो यहाँ लिखो बेटा, हाफ को लिखा हाफ, और C को क्या लिखा मैंने? C को लिखा Q बटे में V, और ये क्या है? V का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास एक और फॉर्मूला होगा, आ रहा होगा हाफ क्यू वी स्क्वायर बटे में वी। इस वी से बेटा ये वी कट जाएगा, तो आपके पास एक फॉर्मूला और आता है इसी का, वो क्या आता है? हाफ क्यू इंटू वी, ठीक है? ये देखो, ये वी स्क्वायर है, यहाँ पर वी है, एक वी से वी कट जाएगा, और बेटा क्या हो जाएगा? क्यू वी। ठीक, समझ गए? समझ गए बेटा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है आपके पास, आ जाओ उसको भी निकाल लेते हैं। और क्या आ सकता है? अगर इसी फॉर्मूले में मैं अब v के मान को चेंज करता हूं, तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि v बराबर होता है q बटे में c। कोई दिक्कत? तो बस इसको यहां रखो बेटा। तो यहां पर जब मैं इस फॉर्मूले को रखता हूं, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आता है 1/2, और q को रखा q, और v को क्या रख दिया मैंने? q बटे में c। तो बेटा यहां से एक और फॉर्मूला होता है 1/2 q स्क्वायर बटे में c। ठीक बेटा, ये कोई भी फॉर्मूला आ सकता है। तो मैं वापस से इसको लिख देता हूं। तो यहां से संग्रहित ऊर्जा के कितने फॉर्मूले आ गए हैं? 3। तो E बराबर क्या होता है बेटा? एक तो होता है हाफ c v स्क्वायर, एक क्या होता है? हाफ q स्क्वायर बटे में c, और एक क्या हो जाएगा? हाफ q इंटू वी, हाफ क्यू इंटू वी। तो बेटा ये सारे क्या है? संग्रहित की ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। आपको कोई भी एग्जाम में देखने को मिले तो घबराना मत। और बेटा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। तो यहाँ लिखो इसकी इकाई क्या होती है? जूल होती है, जूल होती है। अब ध्यान रखना बेटा, जूल को कैलोरी में चेंज करें तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है? तो बस यहाँ लिख दो फाइनली, जहां जहां इसी क्या है? ये इसी बेटा, इसी है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, ठीक है? बहुत सही। इसकी मात्रक क्या होता है? जूल। बेटा ब्रैकेट में लिखूंगा मात्रक, ठीक है? देखो सी क्या होता है? सी होता है बेटा धारिता। क्या होता है? धारिता। और इसका मात्रक क्या होता है? फैराड, ठीक है? हाँ। क्यू क्या होता है बेटा? क्यू होता है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। और इसी तरह एक है मेरे पास वी। वी क्या है बेटा? विभवांतर। क्या है? विभवांतर, क्योंकि दो के बीच में अंतर है ना। हाँ, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? विभवांतर को भले वोल्टेज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो बेटा इस तरह से हमने प्राइमरी तौर पर क्या सीखा कि संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम जानेंगे कि संग्रहित्र का वास्तविक फॉर्मूला क्या है, जिसके अंदर से अपन कहीं पे भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सल। तो बेटा संधारित्र के एक अन्य सूत्र की बात हम करते हैं, ठीक है? तो लिखो बेटा, संधारित्र का क्या बेटा? अन्य सूत्र। तो संधारित्र का अन्य सूत्र क्या होता है? आइए देखते हैं। तो एक अपने पास प्यारा सा फॉर्मूला होता है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे में D। यहाँ एप्सिलॉन 0 नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? एप्सिलॉन A बटे में D, ठीक है? और ये एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन का मान क्या होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है? ये ध्यान रखो बेटा, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना? यहाँ से जब इस एप्सिलॉन का मान, अभी बताता हूँ बेटा क्या है, डोंट वरी। ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। जब ये यहाँ रखूंगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटे में डी। अब आप कहेंगे ये क्या क्या है, बता दो। तो मैं वही बताने वाला हूँ, डोंट वेरी। तो देखो यहाँ लिखोगे बेटा, जहां ये हो जाएगा इसका मुख्य फॉर्मूला। अब लिखो बेटा, जहां यहाँ क्या क्या चीज है बेटा, वो लिखो। सी एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट ये बेटा, ये क्या है? ये निर्वात की क्या? विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ये क्या है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखो बेटा, एक और है आपके पास एप्सिलॉन आर। बेटा ये क्या है? एप्सिलॉन आर, ये किसी भी माध्यम में, जिस माध्यम में, जैसे कैपेसिटर यहाँ पड़ा है तो हवा, कैपेसिटर पानी में पड़ा है तो पानी में, तो माध्यम का है ना। तो एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। बेटा इसका नाम विद्युतशीलता क्यों है? क्योंकि सारा काम चार्ज पे हो रहा है ना, विद्युतशीलता, ठीक है? बहुत सही। उसके अलावा बेटा एक और अपने पास क्या है? एक और क्या है? एब्सोल्यूट, यानी कि ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब बेटा ए क्या है? ए क्या है अपने पास? क्षेत्रफल। ए क्या है अपने पास? प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ए बराबर क्या होता है बेटा? प्लेटों का क्षेत्रफल, है ना? और इसकी इकाई आप सभी जानते हैं क्या होता है बेटा? वर्ग मीटर,
ठीक है? और उसके अलावा एक और डी है, वो क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। तो डी बराबर क्या होता है बेटा? प्लेटों के बीच की बीच की दूरी। अभी बताते हैं बेटा। देखिए, मान लीजिए ये मेरा कैपेसिटर है ना? तो ये कैपेसिटर है, तो बेटा प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो गई ये? तो यहाँ